स्टूडेंट्स पहले तो अपने दिमाग से ये प्रेशर निकाल दें कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन भौतिक विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाता हूँ उनको ध्यान से समझें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो गुण होता है एक वैद्युत द्विध्रुव का। तो पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, दोनों के मान बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत, और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी d पर स्थित हैं, जिसे हम 2a भी मान लेते हैं। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान होती है वो होती है उसके लिए परिभाषित की गई एक सदिश भौतिक राशि से, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए सवाल ये उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश के परिमाण का जब बीच की दूरी के साथ हम गुणनफल कर देते हैं तो वो निकल कर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो सिंबल है जिसे दिखाते हैं वो है P, और P किसके इक्वल होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। तो आवेश का परिमाण यहाँ पर कितना है Q, तो Q लिख दूंगा, और बीच की दूरी कितनी है D। उसको मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ Q इंटू में 2a। अब देखो किसी भी भौतिक राशि के लिए हमें उसका मात्रक बताना पड़ता है। तो आवेश का मात्रक तो होता है कूलम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आप इसका विमीय सूत्र भी बता सकते हो, कूलम का होता है 80 और मीटर का L, तो कितना आ गया 80L। अब देखो हमें ये भी देखना होता है कि ये जो भौतिक राशि है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा फिक्स है, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करा देता हूं, जिससे आपको ये पता लगे कि इस कॉन्सेप्ट को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से लगाना है। तो स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एक वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के, जो कि एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा बताएं। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया था कि द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश को बीच की दूरी से आप क्या कर दें, गुणनफल। या मान लो अगर मैं यहाँ पर d की जगह 2a लिख देता हूँ तो उससे भी आप गुणनफल कर सकते हो कि आवेश कितना है 4 माइक्रोकूलम, उसको कूलम में परिवर्तित कर लेते हैं, और बीच की दूरी कितनी है 5 मिलीमीटर, उसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो कभी कभी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2a लिखा होता है ना, तो बीच की दूरी जो है 5 मिलीमीटर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा जो 2a है वो बीच की दूरी है, वो 5 मिलीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 20 गुणा 10 की घात -9, और मात्रक क्या, कूलम इंटू मीटर। इसको आप अगर आप वैज्ञानिक तरीके से लिखना चाहते हो तो 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा फिक्स रहती है, ऋणावेश से किसकी तरफ, धनावेश की तरफ। समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि किसी निकाय में ना 3 आवेश जैसे चित्र में दिखाए गए उस तरीके से उपस्थित हैं, तो उस निकाय का आप कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएं। इसमें है क्या, यहाँ एक धनावेश है, यहाँ एक ऋणावेश है, यहाँ एक धनावेश है। ऋणावेश का जो मान है वो धनावेशों से 2 गुना है, और बीच की दूरी क्या है d। तो आपको इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। अब बहुत ध्यान से देखना कि इस -2q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -q प्लस -q। उससे होगा क्या कि देखो एक वैद्युत द्विध्रुव तो यहाँ बन जाएगा -q और +q, और एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ बन जाएगा +q और -q, क्योंकि ये जो -2q है वो इसके साथ भी वैद्युत द्विध्रुव में पार्टिसिपेट करेगा और इसके साथ भी वैद्युत द्विध्रुव बनाने में हिस्सा लेगा। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास अब 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं, तो 2 ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकलेंगे। इसको मान लेता हूँ मैं वैद्युत द्विध्रुव नंबर 1, इसको मान लेता हूँ वैद्युत द्विध्रुव नंबर 2। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, कोई भी एक आवेश गुणा बीच की दूरी, कितना आ गया q इंटू d, और दिशा फिक्स है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। दूसरे वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप देखोगे आवेश वही है, बीच की दूरी वही है, तो P2 का भी जो परिमाण है वो फिर से वही आ जाएगा, लेकिन दिशा ऊपर की तरफ। अब इस निकाय के पास 2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हैं और दोनों को जोड़ करके आपको नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है।
तो आप आसानी से तो जोड़ ही नहीं सकते जैसे सदिशों को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है। अब हम क्या करेंगे, या तो चतुर्भुज नियम का या फिर त्रिकोणीय नियम का प्रयोग करके इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है और दोनों के परिमाण बराबर हैं। अब चतुर्भुज नियम कहता क्या है कि इसके समानांतर एक सदिश इसके सर से बना दीजिए और इसके समानांतर इसके सर से, और कॉमन सर को जैसे ही आप कॉमन पूछ से जोड़ोगे आपको क्या मिल जाएगा, परिणामी। यह आपका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका परिमाण कैसे निकालोगे कि जो पी नेट है उसका परिमाण क्या होगा, अंडर रूट में पहले सदिश का स्क्वायर जो कि कितना होगा पी स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में कॉस थीटा। थीटा कितना है 90 अंश, तो ये 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, कितना आ जाएगा p√2। p का मतलब QD और इंटू में आ गया √2। ये क्या है, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। और साथ ही आप ये भी पता कर सकते हो कि ये जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये x अक्ष वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से या y वाले से जो कोण बनाएगा वो क्या है। तो अगर आप tan अल्फा लगाओगे तो tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, b/a के, जब दोनों के दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर आप इसको a मान लेते हो तो ये b है, और a और b दोनों के परिमाण बराबर होने की वजह से p/p आ जाएगा, मतलब 1। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा हमारा 45 अंश। तो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमारा x अक्ष से 45 अंश बनाएगा, साथ ही y से भी कितना बनाएगा 45 अंश। स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो कुछ भी तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। अब अगली जो बात हमें सीखनी है वो ये है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जिसकी की पहचान होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, उसको अगर मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दूं तो उसके साथ क्या होता है। और अगर आप समझना चाहते हो सारे कॉन्सेप्ट्स तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकते हो।